सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द साइमल्टेनियस इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो ही आपको ये समझ में आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले सीक्वेंस में पहले दोनों वीडियोस देखिए, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, दैट इज सी टी इज इक्वल्स टू कि कंजप्शन फंक्शन जो होता है, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, राइट। तो फिर मैंने कहा था सी टी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन वाई टी प्लस यू टी, राइट। और वाई टी इज ए फंक्शन ऑफ सी टी प्लस आई टी, हमारा टू सेक्टर मॉडल है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्यों है साइमल्टेनियस? क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो दूसरे केस में डिपेंडेंट होता है, और जो पहले केस में डिपेंडेंट होता है वो दूसरे में क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी साइमल्टेनियस या फिर जॉइंट डिपेंडेंस है वेरिएबल्स का, ठीक है। या फिर सिंपल वर्ड्स में बोले कि एंडो जो एक्सो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एंडोजीनियस वेरिएबल हो जाता है, और जो एक्सो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा, एंडोजीनियस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का हमने पढ़ा था। नाउ तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या होते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, स्ट्रक्चरल इक्वेशंस होती हैं। स्ट्रक्चरल इक्वेशंस मतलब कि विच शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। और सेकेंडली मैंने बताया था जो कि आपकी इकोनॉमिक थ्योरी से डिराइव होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। और अगर इन स्ट्रक्चरल इक्वेशंस पर हम OLS लगा दें तो प्रॉब्लम किसकी आ जाएगी, हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, यानी बीटा नॉट और बीटा वन को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। अगर एस्टिमेट कर भी लिया तो बायस्ड और कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपके इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेरा मेन एम क्या है ये बताने का, दिस इज द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस, बस यही बताना था मुझे, दिस इज द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस। और यहां पर मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूं, यहां पर जो है आपका बीटा नॉट और बीटा वन हमारे क्या हो जाएंगे, दैट्स वाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, ठीक है। फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया था, वैल्यू मैंने सी टी की वैल्यू इसके अंदर पुट की थी और फिर सॉल्व किया था, तो हमारे पास ना क्या आ गई थी, हमारे पास आ गई थी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन। रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, मैंने तब भी आपको बताया था कि एक ऐसी इक्वेशन जहां पर एंडोजीनियस वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स एज वेल एज एरर टर्म, ठीक है, यही बताया था। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया था, इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी, जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, आप एक बार देख लेना। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वाई टी इज इक्वल्स टू पाई नॉट पाई वन आई टी प्लस वी वन टी, और सेकेंड इज सी टी इक्वल्स टू पाई टू पाई थ्री आई टी प्लस वी टू टी। तो इस तरीके से हमारे पास दो और इक्वेशंस आ जाती हैं, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस। और इसमें जो है पाई नॉट, पाई वन, पाई टू एंड पाई थ्री, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। ये मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। सो नाउ माय एम इज, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन का सिंपल मतलब ये है वेदर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि वेदर वी आर एबल टू फाइंड आउट, whether we are able to find out what हमारे structural parameters की value, find out the value of structural parameters from reduced form coefficients। ये ऐसा कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं, find out the value of structural parameters from the reduced form coefficients या फिर reduced form parameters। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे इक्वेशन आइडेंटिफाइड है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, यानी कि कोई वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, वैल्यू डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे द इक्वेशन इज अनआइडेंटिफाइड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। बाय आइडेंटिफिकेशन वी मीन दैट numerical estimate of the parameter of structural equation can be obtained from the estimated reduced form equations। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो इक्वेशन आइडेंटिफाइड है, अदरवाइज अनआइडेंटिफाइड है। तो अब आप देखिए आइडेंटिफिकेशन के दो पार्ट्स हैं आगे, एक होती है आइडेंटिफाइड इक्वेशंस, एक होती है अनआइडेंटिफाइड इक्वेशंस। अन को भी, अनआइडेंटिफाइड को हम अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस भी बोलते हैं।
आइडेंटिफाइड इक्वेशंस में दो तरीके की होती हैं फर्दर, दैट इज एग्जैक्टली और ओवर आइडेंटिफाइड। एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड का क्या मतलब है? इफ द यूनिक वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस। ठीक है, यूनिक वैल्यू अगर निकाल पाते हैं तो वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू निकाल पाते हैं तो वो ओवर आइडेंटिफाइड है, और कोई भी अगर यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनआइडेंटिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मान लीजिए ये दो इक्वेशंस है, अगर इससे x की एक सिंगल वैल्यू और y की एक सिंगल वैल्यू निकल के आ रही है सॉल्व करने पे, मैंने सॉल्व नहीं किया, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर एक सिंगल वैल्यू निकल के आ रही है तो हम कहेंगे इक्वेशन आइडेंटिफाइड है, और एक आइडेंटिफाइड भी है तो कैसी आइडेंटिफाइड है? जस्ट आइडेंटिफाइड है, यानी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। और अगर x की वैल्यू 1 भी आ रही है और मान लो 2 भी आ रही है, y की मान लो 2 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, यानी 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज हम उन्हीं इक्वेशन से निकाल पा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं ओवर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ओवर आइडेंटिफाइड मतलब एक से ज्यादा यूनिक वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं स्ट्रक्चर पैरामीटर्स की। और अनआइडेंटिफाइड यानी एक्स की भी कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, वाई की भी कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर आइडेंटिफाइड या फिर अनआइडेंटिफाइड मॉडल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक इक्वेशंस या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, समझेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाइड कि कोई भी इक्वेशन क्या है, आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड है तो कैसी है, जस्ट है या फिर ओवर है। लिखिए एग्जाम्पल 1, वी हैव एग्जाम्पल एज क्यू डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 पी टी प्लस यू 1 टी, and we have QST is equals to beta naught plus beta 1 PT plus U2T, U1T है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसका मतलब समझिए पहले तो, अब क्या है इसका मतलब। तो ये कह रहा है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 1 कह रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। आपको पता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी पे इंपैक्ट आएगा, डिमांडेड पे भी, और प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड पे भी इंपैक्ट आएगा। बिल्कुल सही बात है ना। अब इस इक्वेशन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंडोजीनियस वेरिएबल्स है और कौन सा एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है, राइट। तो अगर आप देखो तो पीटी जो है वो कैसा है? एक एंडोजीनियस वेरिएबल है, राइट, क्योंकि हम इसको विद इन द सिस्टम डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली क्यूडी भी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? एंडोजीनियस है। क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, और प्राइस, अगर हम ऐसा बोले तो ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी एक एंडोजीनियस है और पीटी भी कैसा है? एंडोजीनियस है, राइट। ओके, तो अब हमें क्या करना है इसको, दीज आर द स्ट्रक्चरल इक्वेशन। स्ट्रक्चरल इक्वेशन में पैरामीटर कितने हैं? पैरामीटर एस्टिमेट कर पा रहे हो कितने हैं? आप कहोगे कि मैम पैरामीटर हैं 4, दैट इज अल्फा नॉट, अल्फा 1, बीटा नॉट, बीटा 1, राइट। ओके, गुड इनफ। देन अब आप क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकालनी है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस कैसे निकालते हैं हम सबको पता है। पहले वाले एग्जांपल में हमने सीटी की वैल्यू को वाईटी में पुट किया था। अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम ये कंडीशन फुलफिल होती है, राइट। अब क्वांटिटी डिमांडेड अल्फा नॉट, अल्फा 1 PT प्लस UT, क्वांटिटी सप्लाइड बीटा नॉट, बीटा 1 PT प्लस U2T। अब हमें क्या करना है? सिमिलर चीज़ों को एक जैसा करना है। तो मैं ये PT वाले पोर्शन को इस तरफ लेके जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन जब मैंने आपको कराया था, मैंने आपको एक बात बोली थी कि रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन क्या होती है? एंडोजीनियस वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स। प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स में आपके एक्सोजीनियस प्लस लैग्ड एंडोजीनियस आते हैं और एरर टर्म आती है, राइट। आप कहोगे बिल्कुल है मैम, यही होती है। तो अब हम वापस से आते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव अल्फा नॉट, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो वी हैव अल्फा 1 PT माइनस बीटा 1 PT, बीटा नॉट प्लस U2T माइनस अल्फा नॉट माइनस U1T, U1 है, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पीटी में पीटी कॉमन आ जाएगा तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 बचेगा, और यहाँ पे बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट प्लस U2T माइनस U1T। जो सिमिलर चीजें थी हमने उनको ग्रुप कर दिया, यानी कांस्टेंट टर्म्स एक साथ, एरर टर्म एक साथ, और जो वेरिएबल के साथ थे वो एक साथ। तो अब हमें PT इक्वल्स टू बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस U2T अपॉन U1T अपॉन अल्फा 1 माइनस बीटा 1, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी आई गेस आपकी, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखूं, मैं इसको थोड़ा सा और वो कर देती हूँ, PT इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ? बाई नॉट लिख सकती हूँ, और इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ V1T, ठीक है। तो आप कहोगे यस, तो ये हमारे पास आ जाएगी रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन। एक रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है।
रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पीटी की वैल्यू को, बेसिकली इसको जो ओपन वर्जन है इसको हम डालेंगे किसी भी एक वैल्यू में। ऐसे ही करते हैं, या तो 1 में डाल दो या 2 इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो आप पीटी की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करती हूँ ताकि मैं देख लूँ। वी हैव क्यू डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट अल्फा वन इंटू पीटी। पीटी की जगह यहाँ पे क्या हो गया, बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट अपॉन अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस यू टू टी माइनस यू वन टी अपॉन अल्फा वन माइनस बीटा वन, और इधर क्या था, प्लस यू वन टी। अब ये जो है ये सारी हमारी किसकी वैल्यू है, पीटी की वैल्यू है। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, अब वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो एक साथ है, जैसे सबसे पहले, नहीं आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा वन बीटा नॉट माइनस अल्फा वन अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस, अब इसको इससे करेंगे तो वी हैव अल्फा वन यू टू टी, ओके, माइनस अल्फा वन यू वन टी डिवाइडेड बाय अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस यू वन टी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसको थोड़ा सा अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये और ये और ये, तो ये और ये क्या है, मतलब ये पोर्शन जो है वो सिमिलर है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, अल्फा वन माइनस बीटा वन, ये इधर चला जाएगा क्योंकि नीचे वन है। आई होप इतना आता होगा आपको एलसीएम लेना। माइनस अल्फा नॉट बीटा वन प्लस, ये ऑलरेडी है क्योंकि ये जब इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा वन बीटा नॉट माइनस अल्फा वन अल्फा नॉट, एक ये हो गया। प्लस अब इसको सॉल्व करती हूँ मैं, साथ में ही थोड़ा स्पेस कम है, नीचे की तरफ कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। अल्फा वन यू टू टी माइनस अल्फा वन यू वन टी डिवाइडेड बाय अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस यू वन टी, ये है। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी वो देखो, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू वन टी अल्फा वन माइनस यू वन टी बीटा वन। कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया है क्योंकि ये नीचे बेस में 1 था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू वन टी इंटू अल्फा वन माइनस यू वन टी इंटू बीटा वन। ठीक है, यू वन टी माइनस बीटा वन। ओके, अब देखो कोई सेम है, ये और ये सेम है, कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया ये पोर्शन। अब इसमें जो प्लस वाला साइन है मैं पहले ले रही हूँ और माइनस वाला बाद में। अब इसमें क्या क्या कट रहा है, इसमें कट रहा है ये दोनों कट के, तो अल्फा वन यू टू टी माइनस यू वन टी बीटा वन डिवाइडेड बाय अल्फा वन माइनस बीटा वन, यू क्यू डी टी इक्वल्स टू, तो अब ये देखो इस पूरे को, फिर मैं कलर चेंज करती हूँ, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, पाई, पहले हमने क्या क्या यूज कर लिया, पाई नॉट यूज कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आएगा पाई वन प्लस, इस पूरे को एरर टर्म है तो इसको हमने लिख दिया वी टू टी, और ये क्वांटिटी की टर्म्स में आ गई। तो क्या हमारे पास दो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस आ गई विद पीटी एंड क्यूटी एज अ एंडोजीनियस वेरिएबल्स, और इसमें क्योंकि हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कुछ ऐसे नहीं थे तो कांस्टेंट प्लस एरर टर्म के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कहीं स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन में दो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखो आप इसको। ये है पी टी इक्वल्स टू पाई नॉट वी वन टी एंड क्यू डी टी इक्वल्स टू पाई वन प्लस वी टू टी। तो इसमें हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स कितने हुए, एक पाई नॉट और एक हो गया पाई वन। तो आप लिखो इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स कितने थे मैम, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स से ये देखो कितने थे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स, अगर मैं मार्क करूं अल्फा नॉट अल्फा वन बीटा नॉट बीटा वन, तो कितने हो गए टोटल, 4। तो ये हो गए 4, 2 और 4। ठीक है, तो अगर रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स जो हैं वो कम होंगे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट से, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, अनआइडेंटिफाइड। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि सपोज यू हैव, मैं एग्जाम्पल देती हूँ बहुत सिंपल आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना हो, आपके पास 2 मान लीजिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना हो x, y, z और w, यानी कि 2 में से आपको 4 की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप कहोगे नहीं है पॉसिबल। तो इसी चीज से ही ये कंक्लूजन डिराइव हुआ है दैट अगर रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स कम होंगे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट से तो हम कहेंगे अनआइडेंटिफाइड है इक्वेशन। अगर रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स ग्रेटर होंगे हमारे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट से तो हम क्या कहेंगे, तो हमारी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड होगी। ठीक है,
और अगर रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स बराबर है स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट से, तो हम कहेंगे हमारी इक्वेशन क्या होगी, जस्ट आइडेंटिफाइड। ये आपका रामबाण है या मेन कंक्लूजन है कह लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ध्यान से लिख लीजिए अपने अपने नोट्स में। इसी के बेसिस पे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो, एग्जैक्ट और जस्ट आइडेंटिफाई का मतलब बताया था। एक आइडेंटिफाइड इक्वेशन तब होगी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड अगर यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स की फ्रॉम द रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट, राइट। अब मैं आपको ना ये सॉल्व नहीं करके दिखा रही, सिर्फ समझा रही हूँ। आप इस इक्वेशन को देखिए, सेकंड एग्जांपल है ये हमारा। QD इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इन्वेस्टमेंट एंड QS यानी क्वांटिटी सप्लाइड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट, PT-1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, एंडोजीनियस है, ये भी हमारा एंडोजीनियस है। दिस इज एंडोजीनियस, दिस इज एंडोजीनियस, IT इज एक्सोजीनियस एंड PT-1 इज एक्सोजीनियस। तो अब आपको ये पता है कि प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स में क्या होता है। प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स में जब मैंने आपको कराया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक लैग्ड इंडिपेंडेंट, एक लैग्ड एंडोजीनियस, ये देखो, एक होता है लैग्ड एंडोजीनियस और एक होता है करंट या फिर लैग्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल। तो हमारे पास अब क्या है, दो है, दैट इज लैग्ड एक हमारे पास लैग्ड एंडोजीनियस वेरिएबल है और एक हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल्स है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, प्री डिटरमाइंड। यानी जब आप रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन निकालोगे ना, तो आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट बनना चाहिए। दैट इज, एक तो आपके पास QD वाली इक्वेशन होगी यानी क्वांटिटी वाली इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ किस किस का फंक्शन होना चाहिए, वो फंक्शन होगा IT और PT-1। और दूसरा जो है, दूसरी इक्वेशन होगी प्राइस का, क्योंकि प्राइस आपका एंडोजीनियस वेरिएबल है। PT इज अ फंक्शन ऑफ किस किस का फंक्शन होगा, IT और PT-1 प्लस एरर टर्म। एरर टर्म को नहीं भूलना, तभी हम क्या कहेंगे, वो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। अब इसको ध्यान से समझो फटाफट से। देखो, अब हमने सेम प्रोसीजर किया, हमने इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, ध्यान से देख लो। अब हमने सिमिलर वालों को इकट्ठा कर लिया है। सिमिलर वालों को इकट्ठा इस वे में करना है कि जो एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में आ जाए और जो बाकी अदर वेरिएबल्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे हमारे राइट हैंड साइड पर आ जाए। तो देखो, ये इस तरफ ले गई α1 PT माइनस β1 PT और बाकी जितने भी थे α0, α2 और U1T, ये सारे इधर आ गए। और ऑलरेडी थे β0, β1, β0, β2 और β1 तो इधर चला गया, तो ये बच गया हमारे पास। अच्छा, अब α0 इधर था तो वो दोनों सेम थे, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। β2 PT-1 माइनस ये α2 IT प्लस UT माइनस U2T माइनस U1T, तो एरर टर्म हमने क्लब कर दिया। ये अलग है वेरिएबल PT-1 और IT अलग है, इनको दोनों को कंबाइन आपने नहीं करना है। हम कांस्टेंट टर्म को कंबाइन कर सकते हैं β0 α0, लेकिन इनको नहीं, ठीक है, ओके। अब वापस से देखिए, जब हमने क्या किया, PT कॉमन, अब यहाँ पे हमने PT कॉमन ले लिया, बच गया α1 माइनस β1, बाकी एज इट इज। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे α1 माइनस β1, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। चार क्यों किए, क्योंकि अभी बताया था ना कि एंडोजीनियस शुड बी अ फंक्शन ऑफ अ कांस्टेंट, फिर इसके साथ हमारा PT-1, इसके साथ हमारा IT और हमारा लास्ट क्या हो जाएगी, एरर टर्म। तो अब हमने क्या किया, PT इस पूरे को दे दिया π0, इस β2 अपॉन α1 माइनस β1 को हमने नाम दे दिया π1 इंटू PT-1। जो वेरिएबल है वो इकट्ठा रहेगा, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप पाई से डिनोट कर सकते हो। सिंपल ये कहने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस था, माइनस को कॉमन लेके हमने इसको प्लस कर दिया, प्लस π2 IT और VT, ठीक है, क्योंकि IT वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट टर्म है। ये वाला जो पोर्शन है, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है माइनस α2 अपॉन α1 माइनस β1, ये सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, ये π2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आ गई एज PT इक्वल्स टू दिस। अब इसमें चलो मैं नेक्स्ट में ही पूछती हूँ आपसे एक क्वेश्चन। अब इस जो भी वैल्यू थी, ये स्टार वाला जो था, इसको हमने क्या करा है, पुट कर दिया है किसके अंदर, इसको हमने पुट किया है इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो देखो, हमने जैसे पुट किया, ये ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है हमारे पास, तो ये एस्टिस, ये एस्टिस, PT की जगह पर हमने ये वैल्यू पूरी पुट कर दी, ये वैल्यू पुट करी, प्लस α2 IT और U1T एज इट इज है। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको ट्राई करना एक बार और इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको हमने पुट किया। अब सबसे पहला काम क्या है, इसको इनसे मल्टीप्लाई भी करना है और
आपको फिर एलसीएम भी लेना है, ठीक है। इन्होंने कंबाइंड एलसीएम ले लिया, आप वैसा मत करना, आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इस वाले पोर्शन को इकट्ठा सॉल्व करना और ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना और ये वाले पोर्शन को सॉल्व करना, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू, दिस वन, ठीक है। तो हमने इसको नाम दे दिया क्यू डी टी पाई 3 पाई 4 पी टी -1 पाई 5 आई टी प्लस डब्ल्यू टी। तो अब ये आई टी एज इट इज, बाकी जितना भी कांस्टेंट पार्ट है उसको आपने क्या टर्म दे दिया है, आपने उसको दे दिया टर्म पाई वाला, और नंबर्स आपने अलग रखने हैं क्योंकि वो अलग कांस्टेंट है, ये अलग कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई नॉट, पाई 1, पाई 2, 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो गए थे, इसके बाद 2 के बाद 3 4 5। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास कितने स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं। नीचे आप लिखेंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स कितने हैं और रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स कितने हैं। टाइम ले लिया, सोच लिया, पॉज कर लेना वीडियो को और फिर खुद से बताना। और अब मैं बता रही हूं तो देखो, अब हमारे पास स्ट्रक्चरल हो गए, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हमारे पास हो गए अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2। रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स या रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स कितने हो गए, पाई नॉट, पाई 1, पाई 2, ठीक है, पाई 3, पाई 4, पाई 5। 6 ये है, 6 ही ये है। तो अभी मैंने आपको लिखवाई थी कंडीशन, क्या कंडीशन लिखवाई थी, अगर रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स के बराबर होंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, जस्ट आइडेंटिफाइड होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और लास्ट एग्जाम्पल है अब आपका ओवर आइडेंटिफाइड का। ओवर आइडेंटिफाइड के लिए आप देखो, ये एग्जाम्पल है नीचे दे रखा है, ये तो अब आपको पता है ओवर आइडेंटिफाइड है, बट इसको एक बार समझ भी लेते हैं। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर समझना जरूरी है। यहाँ पे क्यू डी टी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस विच इज क्यू डी, और प्राइस यहाँ पर हमारे हो गए एंडोजीनियस वेरिएबल। अगेन आई टी, आर टी, पी टी -1, अब 3 हो गए हमारे, एक्सोजीनियस नहीं कहेंगे इसको, प्री डिटरमाइंड कहेंगे, ठीक है। दिस इज प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन कैसे बननी चाहिए, Q इज अ फंक्शन ऑफ क्यू डी, या क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ आई टी, आर टी, पी टी -1 और एरर टर्म, ठीक है, वी टी कर दो, और क्वांटिटी, और दूसरा हमारे पास एंडोजीनियस वेरिएबल्स क्या है, पी टी। तो पी टी बन जाएगा, पी टी इज अ फंक्शन ऑफ आई टी, आर टी, पी टी -1 एंड वी टू टी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। सो जब ये हो गया है कंप्लीट, अब आप देखो टोटल कितने स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख लो 7 मैम हमारे पास स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं। जब आप इसको अगेन सॉल्व करोगे, क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस करोगे, पीटी वालों को इस तरफ और बाकी वेरिएबल्स को इस तरफ ले जाओगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 2 रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। जैसे मैंने बताया, क्या ये इन्हीं तीनों का फंक्शन है, यस मैम तीनों का फंक्शन है। तो कितने पैरामीटर्स हो गए, सॉरी हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो गए, रिड्यूस फॉर्म पैरामीटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास क्या होगा, इसमें रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट हो गए। स्ट्रक्चरल कितने थे, 7। तो मैंने बताया था जब हमारे रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट ज्यादा हो स्ट्रक्चरल से तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। अब आज हमने इसका लॉन्ग मेथड देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे, यानी ऑर्डर और रैंक कंडीशन वाला हम चीज़ देखेंगे, जो कि यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है, मतलब जो बच्चे देख रहे हैं वो खुद से प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों जस्ट वाले को भी और ओवर आइडेंटिफाइड वाले केस को भी, कि कैसे हमें इसको करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ऐसा होगा एक्सप्लेन करने वाला तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।